ठीक है। प्राकृत का समय लिखिए आपने 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। अब लिखिए कि प्राकृत को ना 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। और एक बात सुन लीजिए थोड़ा सा आप, प्रथम प्राकृत को, अब एक बात और सुन लीजिए, पर ये तो मैं प्राकृत की बात कर रही हूँ। प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए कि जो प्राकृत है ना, प्राकृत को और किस किस भाषा के नाम से जाना गया, क्या आप बता पाएंगे मुझे? प्राकृत को और किस किस भाषा के नाम से जाना गया, बता पाएंगी? कुछ ही बता पाएं? ठीक है, अब सुन लीजिए पहले, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है। सुन लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, तो आप सुन लेना, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग सुनते रहना तो आप वहाँ पे लिखते भी जाना। ठीक है, पहले आप ना लेक्चर को बढ़िया से ध्यानपूर्वक आप सुन लो। आप लिखने पे ध्यान मत देना, लिखने पे आप तब ध्यान देना जब आपके पास लेक्चर रहेगा, वीडियो आपके पास ऑलरेडी रहेगी, पर्सनल आपके पास जाएगी। ठीक है ना, वीडियो पर्सनल आपके पास जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को अभी रात्रि में बाबू सो जाएगा, कान में लगा करके कभी कभी जैसे भी होगा, तो आप इसको सुन के और फिर आपको फास्ट जो लिखने का रहेगा, मैं खुद ही वीडियो बोलती जाऊंगी। अभी ऐसा लिखते रहेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। जो लिखने का होगा मैं खुद ही आपको बताती जाऊंगी कि हाँ, इसको मेरे सामने आप लिखिए। ठीक है, जो मेरे सामने लिखवाना होगा मैं आपको लिखवा दूंगी। जो मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख के लिख लेना, तो आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है ना। चलिए सुन लीजिए पहले, ये प्राकृत क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। प्रथम अवस्था कौन सी है? पाली है। ठीक है, तो प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण की भाषा। ठीक है, जनसाधारण की भाषा। प्राकृत को साहित्यिक भाषा भी कहा गया। अब प्राकृत के संबंध में ना बहुत सारी बातें आई। ठीक है, जो प्रथम प्राकृत थी वो पाली थी, द्वितीय प्राकृत थी प्राकृत थी, तृतीय प्राकृत क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, अब अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में अलग अलग, एक विद्वान है नाम साधु करके, नाम साधु कहते हैं कि प्राकृत का अर्थ है मतलब कि पहले की भाषा, यानी कि बोलते हैं कि ये पहले की बनी हुई भाषा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विद्वानों के मतभेद होते हैं, लेकिन प्राकृत के भेद वररुचि करते हैं। वररुचि एक व्याकरण करता है जो कि इसके 4 भेद बताते हैं प्राकृत की: महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और सौरसेनी। पेपर में आता है। फिर आचार्य हेमचंद्र प्राकृत के 2 भेद मानते हैं: आरसी को अर्धमागधी कहा उन्होंने, और चूलिका। ठीक है, चूलिका। फिर भरत मुनि के अनुसार इसके 7 भेद माने गए। भरत मुनि ने प्राकृत के 7 भेद माने हैं, यानी कि सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य और वाहलिक, या प्राच्य और अवंतिजा। प्राच्य और अवंतिजा आपके पेपर में आया हुआ है। भरत मुनि ने प्राकृत के 7 भेद माने हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब भाषा विज्ञान, अच्छा मैं आपको नहीं दिख रही, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गड़बड़ कहाँ है, थोड़ा सा कहाँ गड़बड़ हो रहा है जो मैं आपको नहीं दिख रही हूँ। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा वो हुआ है, मैं ये वाला अच्छा वॉइस भी नहीं मेरी आपको, मेरी वॉइस अच्छा आपको उसके थ्रू मिल रही है। इस वाले को कट करके ना मैं एक दूसरा OBS करती हूँ, दूसरा वाला, तो उसमें आ जाएगा। आ जाएगा उसमें। अब मैं आपको दिख गई ना? अब मैं आपको दिख गई। ठीक है, चलिए, मैं भी सोचती थी यार दिख नहीं रही हूँ, क्या बात है। चलिए फिर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ से वो वाला स्टॉप हो गया, तो वो अलग अलग आपको भेजूंगी, अब ये वाला अलग भेजूंगी, तो रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, आज की। चलिए, तो हम देख रहे हैं प्राकृत के भेद। तो वररुचि ने कितने भेद माने? 4 भेद। हेमचंद्र कितने माने? 2 भेद माने। भरत मुनि ने प्राकृत के कितने भेद माने? 7 भेद माने। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत के कितने भेद माने? 5 माने। भाषा वैज्ञानिकों ने 5 माने। क्लास में चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है,
मुझे पता है आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ललक है आपके अंदर, बहुत वो है आपके अंदर, तब आप पर्सनल आए हो कि नहीं, क्योंकि पर्सनल देखो कोर्स में फ़ीस देना, पर्सनल फ़ीस देना बहुत बड़ी बात होती है, तब आप आए हैं। अब पढ़ने की आपके अंदर ललक बहुत है कि नहीं मेरे को पढ़ना है। और हाँ हाँ, छूट गया था ना, इसलिए कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। यदि आप 3 महीने 2 महीने कंटिन्यू आपने किया ना, देखिएगा मस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं ना, ये भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ही पढ़ते हैं, सौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, अर्थमागधी, मागधी। ठीक है, हम भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ही पढ़ते हैं। प्राकृत की भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो पेपर में आ जाती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला है कि प्राकृत भी संस्कृत भाषा की तरह कैसी थी, श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। ठीक है, संस्कृत की भाषा की तरह ये भी श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। फिर इसमें क्या था कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का लोप हो गया था। प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति क्या है बताइए? कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान को के लिए जो चतुर्थी विभक्ति थी उसका यहाँ पे अभाव हो गया था। ठीक है, इसमें लिट लट लकारों का अभाव हो गया था, द्विवचन का अभाव हो गया था। ठीक है, तदभव संख्याओं की संख्या अधिक थी, तत्सम कम हो गए थे, क्योंकि अभी तत्सम यानी संस्कृत शब्दावली का प्रयोग कम होने लगा था। तदभव यानी हिंदी शब्दों की बहुलता हो गई थी, हिंदी शब्दों का प्रयोग इसमें ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, अब अगला आता है क्या? अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपभ्रंश के लिए, अपभ्रंश से पेपर में आपके बहुत आता है। अपभ्रंश आता है, अवहट्ट आता है, पुरानी हिंदी आता है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध आपके पेपर में बहुत आता है। तो आज ये वाला टॉपिक मैं जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अपभ्रंश वाला। कल हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ, फिर आप लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, पहले तो अपभ्रंश का समय कब तक माना गया है? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, पहली बात। हाँ, 1000। अब आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिख लो, क्लास में लिखे रहेंगे, चीज़ें आपको याद रहेंगी। और अपभ्रंश बड़ा जरूर लिख लीजिए। अपभ्रंश का समय लिखिए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अब सुन लीजिए, अलग अलग विद्वान अपभ्रंश का समय अलग अलग मानते हैं। जैसे कि भोलानाथ तिवारी ना इसका समय काल 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। अब याद रखिए, हो गया, याद रखिएगा। उदय नारायण तिवारी इसका समय समय काल अपभ्रंश का 700 ईस्वी मानते हैं। लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक है वो 500 से 1000 ईस्वी तक मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है बताइए? कब, या फिर अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कब से हो, या अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, आचार्य शुक्ल खुद लिखते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए कि 6ठी शती में आचार्य भामह ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग करते हुए इसे काव्य उपयोगी बनाया। 6ठी शताब्दी में आचार्य भामह ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग करते हुए इसे काव्य उपयोगी बनाया। तो आपको पता है ना कि ये, और ये भी याद रखना, पेपर में आता है कि प्राकृत पैंगलम एक रचना है। प्राकृत पैंगलम में भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी से किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि प्राकृत पैंगलम में भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी से होने लगा था। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आता है कि 6ठी शती में ही वल्लभ नरेश धारसेन द्वितीय के एक ताम्र लेख में अपभ्रंश का उल्लेख हुआ। ये बात लिख, पॉइंट डालते जाइएगा, ऐसे पॉइंट लिखिए कि 6ठी शती में वल्लभ नरेश धारसेन द्वितीय के एक ताम्र लेख में अपभ्रंश का उल्लेख मिलता है। अब लिखिए, क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के 6 भेद हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के 6 भेद हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से अपभ्रंश के 6 भेद हैं। कौन कौन से? सौरसेनी,
सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, हाँ सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री ब्राचड़ पैसाची। हो गया। चलिए अब एक बात सुन लीजिए, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के बारे में कुछ कहा था। आचार्य शुक्ल कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, कहते हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह देव भाषा कहलाती रही। देव भाषा यानी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत की बात कहते हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देव भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार या प्रयोग होने लगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए, अब ये आपको भी अब वीडियो जब आएगा तो अब तब आप देखना क्या लिखना है कि बाण भट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा। अपभ्रंश को आप लिख लो, आप भूल जाएंगे। लिखिए, बाण भट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा। और दंडी ने इसे आभिरादि भाषा कहा। दंडी ने इसे आभिरादि भाषा कहा। आभिरादि भाषा कहा। फिर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राकृत का ही परिवर्ती रूप कहा। प्राकृत का ही, अभी हम प्राकृत पढ़े हैं ना पीछे, पाल प्राकृत अपभ्रंश, तो भोलानाथ तिवारी कहते हैं नहीं ये प्राकृत का ही परिवर्ती रूप है। परिवर्ती यानी बदला हुआ। ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषा के विकास का ही एक कड़ी कहा। ठीक है, ये सुन लीजिए, हो गया। अब अपभ्रंश के लिए आपने देखा ना, अपभ्रंश के लिए कई अन्य नाम प्रयुक्त होते हैं। सुन लीजिए, कई नाम प्रयुक्त होते हैं। क्या? अपभ्रंश के लिए अवहट्ट नाम आता है, अपभ्रंश नाम आता है, अभियोक्ति आता है, दोहा। अपभ्रंश के लिए दोहा शब्द का प्रयोग होता है। अपभ्रंश के लिए अवहत्थ शब्द का, दुहा शब्द का, ग्राम भाषा, आभीरी। ठीक है, कई भाषाओं का अपभ्रंश के लिए प्रयोग होता है। कैसे? आचार्य शुक्ल एक जगह पर लिखते हैं, आपको पता है आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किया जा सकता है। फिर लिखते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। आप पढ़ें, ये बात पढ़े हैं, ओल्ड पेपर में बहुत आया है। अरे ओल्ड पेपर में बहुत बार आ चुका है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास में तो लिखा ही है, ओल्ड पेपर में बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अपभ्रंश भाषा की 2-4 रचनाएं आप मुझे बता दो जल्दी से, फटाफट। कोई सी 2-4 याद हो आप मुझे बता दीजिए। अपभ्रंश भाषा की 2-4 रचनाएं मुझे बता दीजिए, कौन कौन सी आपको याद है। कोई एक बता दो फटाफट। आपको कीर्ति पताका नहीं याद है? अपभ्रंश या भट्ट में लिखी गई है। पाउमचर्य नहीं याद है आपको? परमात्मा प्रकाश योग सार, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। ठीक है, अपभ्रंश की विशेषताएं बता पाओगे? 1-2 कुछ भी अपभ्रंश की विशेषताएं। अपभ्रंश की विशेषता क्या है? सबसे पहली कि भाषा श्लिष्ट योगात्मक से वियोगात्मक हो रही थी। लिख लीजिए, अपभ्रंश की विशेषताएं लिख लीजिए पहले। ठीक है, लिख लीजिए। अपभ्रंश के अन्य नाम आपको पता चल गया ना, क्या क्या नाम है? अपभ्रंश के अन्य नाम आपको पता चल गए ना, क्या क्या नाम है? बताइए, कोई नाम बता दीजिए फटाफट अपभ्रंश के। अपभ्रंश के अन्य नाम बताइए क्या क्या है। अच्छा रुकिए, फ़ोन आ रहा है यार, बात ही कर लूँ थोड़ा सा, बहुत फ़ोन आ रहा है। इनको बता दें कि अभी क्लास चल रही है फेस टू फेस। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, अरे जानते हैं क्लास चल रही है, फेस टू फेस वालों की क्लास चल रही है। क्या बात है, बोलिए। मैं आपको सेंड कर पाई थी, मेरा एग्जाम थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। हाँ तो बोले कि पैसा हम पे कर देते हैं, आप ई-बुक ही सेंड कर दीजिए। हाँ, ठीक, चलो ठीक है ना। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि
अपभ्रंश की मैं पूछ रही थी, अन्य नाम बताइए, क्या क्या अन्य नाम है। और ना पहले आप बता दीजिए मुझे अपभ्रंश के और क्या क्या नाम हैं। हाँ बताइए। अवहट्ठ। अरे यार बताना है कि बाण भट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा, दंडी ने आभिरादि कहा, और क्या बताया था, भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राकृत का ही परिवर्ती रूप कहा। फिर अपभ्रंश के अन्य नाम है, अवहट्ठ भी हैं, सुन लीजिए, अवहट्ठ है इसका नाम, फिर अपभ्रंश है, अभिरोक्ति है, दोहा है, दुहा है, ग्राम भाषा है, अभिरादि है या अभीरी है या अवहथ्य है। ठीक है, अपभ्रंश की विशेषताएं लिख लीजिए, 4-5 लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, 15-20 लाइन है, फिर 4-5 लाइन आप लिखो। पहला लिखो, भाषा श्लिष्ट तथा योगात्मक से वियोगात्मक हो रही थी। यह भाषा श्लिष्ट योगात्मक से वियोगात्मक हो रही थी, श्लिष्ट योगात्मक से वियोगात्मक हो रही थी। फिर लिखिए, लिखिए, मतलब अब ये लिखिए नहीं, सुन लीजिए, जो सुनिए पहले, सुनिए क्या है। प्राकृत में जो स्वर व्यंजन थे ना, ध्वनियों के जो स्वर व्यंजन थे, अपभ्रंश में वो पूरे थे। फिर क्या है, अपभ्रंश में सा और शा का लोप हो गया था। मैं इसका फोटो क्लिक करके दे दूंगी, आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। अपभ्रंश की बहुत सारी विशेषताएं हैं, 15-16 विशेषताएं हैं, आप सुन लो, फोटो क्लिक करना, वीडियो एक बार देखोगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा पूरा, ठीक है। तो सा कौन सा, सा से सलगम वाले सा का और षटकोण वाले सा का लोप हो गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें नपुंसक लिंग शब्द समाप्त हो गए अपभ्रंश में। फिर द्विवचन का पूर्णतः अभाव हो गया, द्विवचन हट गया। फिर इसमें धातु रूपों का अभाव हो गया। फिर इसमें द्रविड़ एवं विदेशी भाषा के शब्द आने लगे। अपभ्रंश जब आया ना, तो इसमें द्रविड़ और विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग में होने लगे थे। फिर अपभ्रंश की प्रवृत्ति कैसी है, उकार बहुला है। कैसी है, उकार बहुला। उकार बहुला समझते हैं, क्या होता है, बताइए क्या होता है। जैसे ही सुनो मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप सीखने आए हो ना, जितनी बातें नहीं आती हैं एकदम प्रॉपर नहीं, बस दिल खोल के नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब सीखने आए हैं ना, तो जितनी भी एक सेकंड जाया की हुई, 1 सेकंड आपको नहीं लगाना है नहीं कहने में। यदि नहीं आ रहा है तुरंत कहना मैम नहीं आता है, नहीं पढ़े हैं ये। क्योंकि देखो हम लोग क्या होता है, एक टाइम आता है जब हम गाइड ओर से पढ़ के हम MA क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना। हम ऐसे परीक्षा बोध कुछ छोटी छोटी गाइडें आती थी, उसको पढ़ के हमने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आज दौर ऐसा तो लगता है हम पढ़ लें तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जो चीज़ नहीं आता तुरंत बोलना है। अपभ्रंश कैसी है प्रवृत्ति इसकी, उकार भोला का मतलब होता है एक का एक हो जाना, एकु। फिर अंगु, मतलब जिसमें उ की मात्रा की बहुलता हो वो उकार बहुला है, जिसमें ओ की मात्रा की बहुलता है वो ओकार बहुला शब्द है, ठीक है, यही है। फिर क्या ध्यान रखना है, अब अपभ्रंश में क्या था कि विभक्तियों के स्थान पर कारक चिन्ह के प्रयोग होने लगे थे। 2-3 चीज़ें और ध्यान रखना इसमें। और अब जो मतलब कारक ना, संस्कृत के 24 थे, उसके स्थान पर 6 कारक रह गए थे अपभ्रंश में, ठीक है, 6 कारक का प्रयोग होने लगा था। और क्या ध्यान रखना है, थोड़ी सी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी और अवहट्ट का संबंध हमें देखना है, तो बता देती हूँ क्या है, ठीक, क्या है सुन लीजिए पहले। अपभ्रंश अवहट्ट दोनों आधुनिक भारतीय मतलब या आधुनिक आर्य भाषाओं के जोड़ने की कड़ी है। कौन, अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों ही आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी गई है। ये ई बुक में ऐसे लिखा हुआ है। इसको संधिकालीन भाषा कहते हैं, किसको, अवहट्ट को, ठीक है, संधिकालीन भाषा भी कहते हैं, इसे देसी भाषा भी कहते हैं। और चंद्रधर सुरमा गुलेरी ने अपभ्रंश के परवर्ती रूप को ही अवहट्ट की या अवहट्ट को ही क्या माना है, पुरानी हिंदी माना है। फिर दोहरा दूं, गुलेरी जी ने अपभ्रंश के परवर्ती रूप अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी
माना है, पेपर में आता है, ठीक है, लिख लीजिए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के परिवर्ती रूप को ही अवहट्ट, क्या लिखा आपने, क्या लिखा? अपभ्रंश के परिवर्ती रूप अवहट्ट को ही, अपभ्रंश के परिवर्ती रूप अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी माना है। देख रहे हैं कितना फ़ोन आता है, बहुत फ़ोन आता है, पढ़ाने लगो तो गजब के फ़ोन आते हैं। ठीक है। अब विद्यापति की रचनाएं ना अवहट्ट भाषा में है, कीर्तिलता कीर्तिपता का, याद रखने का विषय है, अब लिखने का विषय नहीं, ठीक है, आपको पता है ई बुक में ऑलरेडी लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि उनकी एक पंक्ति आती है, देसिल ब्याज सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्टा, ठीक है, ठीक है। अब अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भेज देती हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ें तो वो करना, ई बुक खुद ही आपके पास पहुँच जाएगी, तो उसमें तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, मैं ई बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें हैं, ठीक है। चलिए हाँ बोलिए, अब क्या है, बोलिए। मैम बोले हैं कि इसी नंबर पर पैसा? हाँ इसी नंबर पे, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा ना कल का, अब मेरी बात सुन रही हैं, अगला टॉपिक कल का होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, कल का टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब फटाफट आप मुझे 2 मिनट बता दो कि आपने क्या पढ़ा, 2 मिनट में आपसे पूछ लूँ कि आपने दरअसल पढ़ा क्या है। आप पेज खोलिए अपना, शुरू से पेज खोलिए अपना पूरा, शुरू से पेज खोलिए, अब बताइए कि आपने क्या पढ़ा। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बहुत, हाँ बहुत अच्छा। हाँ इटालिक है। आगे इटालिक को रोमानी भाषा भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इटालिक को रोमानी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ 39 व्यंजन थे का प्रयोग होता है। भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है, ठीक है। और फिर लौकिक वैदिक संस्कृत की आपको विषय ग्रंथ आपको पता है ना, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है, वैदिक संस्कृत के ग्रंथ हैं। और लौकिक संस्कृत के ग्रंथ कौन है, ठीक है, कौन सा है? वाल्मीकि का रामायण और पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एक बार अच्छे से रिकॉल करना पूरा एकदम। अब बोलने का बढ़िया, खूब बेझिझक बोलने का प्रयास किया करो, ठीक है, जितना आप बोलने का प्रयास करोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आप कल आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ के आना, थोड़ा सा आप पढ़ के भी आया करो, थोड़ा बहुत जो टॉपिक बता दूँ ना उसको आप पढ़ के आया करो, ढंग से पढ़ के आएगा। देखते हैं क्या पढ़ के आते हैं आप, मैं टॉपिक लिख के भेज दूंगी और कैसे पढ़ के आना है। चलिए ठीक मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि फेस टू फेस पढ़ाना वाकई में, मतलब कि चीज़ें ना दिमाग पे एकदम छात्रों के घुस जाती है, मेरी आवाज़
मेरी एक एक बात उनके माइंड में जाके बैठ जाती है। ये तरीका मैंने बहुत अच्छा अपनाया, मतलब ये फेस टू फेस पढ़ाने वाला। भले इसमें कम छात्र को पढ़ा पाऊँगी लेकिन मैं अच्छा पढ़ा पाऊँगी। ये तो मेरा ट्रस्ट हो गया। मैंने कहा कि इस बार मैं महिलाओं को पढ़ाऊँगी, एकदम मेरा मन बदल गया इस बार, क्योंकि कोर्स में बहुत ज़्यादा छात्र एडमिशन लेते हैं, 500 टके 1000, तो उतने छात्र कहाँ क्वालिफाई एग्जाम करते। इतना मेहनत करती हूँ कैमरे के पीछे एप्लीकेशन पे जा करके, लेकिन जो मेहनत यहाँ पे हो रही है 3 मार्च तक मैं इनका प्रॉपर कंप्लीट करवा दूँगी कोर्स, बैठा बैठा के सामने। मज़ा आ गया, मन एकदम खुश हो जाता है ऐसे पढ़ा करके। अभी तो वो वाला आपको दिखाई नहीं जहाँ सभी लोग थे। जब सब लोग थे वाला, ये तो पर्सनल, ये पर्सनल भी पढ़ रही हैं, सबके साथ भी पढ़ रही हैं। कई मित्र हैं जो पर्सनल पे पढ़ते हैं और सबके साथ भी पढ़ते हैं फेस टू फेस। आनंद आ गया यार। वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।